रिसेंटली म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को लेके बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड उसी मार्केट कैप से है लेकिन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जब बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिसको हम सेफ मानते हैं बाकी सब म्यूचुअल फंड से, वहाँ पर रिटर्न्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखा जाए तो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप होकर भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड लार्ज कैप होकर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। यही डिफरेंस है। जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, इतना क्लैरिटी रहना चाहिए, तभी जाके आप 2 पैसा ज़्यादा बना पाओगे। अगर कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है और रिटर्न के साथ, तो 15% का रिटर्न 10 साल में देखिए और 17% का रिटर्न देखिए, उसमें बहुत बड़ा गैप आता है। उस गैप को मैथ्यू इफेक्ट भी बोलते हैं, जो शुरुआती समय में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस आता है, लेकिन आखिर में पहुंचते पहुंचते ये रिटर्न बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं क्यों एक ही मार्केट्स कैप से बिलोंग करते हुए भी म्यूचुअल फंड्स एक साथ एक जैसे रिटर्न्स नहीं देते। तो मैं आपको साथ अभी शेयर कर रहा हूँ मनी कंट्रोल वेबसाइट का, यहाँ पे जो 1 ईयर रिटर्न्स दिया है जितने भी म्यूचुअल फंड्स, उन सब का स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अगर देख रहे होगे, बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, वो लगभग 10.08% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन उसी रिलेशन में अगर देखें, डीएसपी लार्ज कैप लगभग नेगेटिव 1.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये रिटर्न्स में गैप क्यों है, इसको समझने के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि ये लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हुए भी ये क्या हुआ है इनके अंदर, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो देर ना करते हुए मैं दोनों टैब में ओपन कर दे रहा हूँ एक म्यूचुअल फंड। और मैं जब भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा फोकस ये नहीं रहता कि कौन से कंपनी का मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि ये म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, उसका दिमाग क्या काम करता है या नहीं, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके साथ वो कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो सेक्टर्स अभी चलने वाले हैं या नहीं। ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ में अगर हम देखें, तो मैं जब नीचे के साइड में आ रहा हूँ और इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, कौन कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज से उन्होंने फोकस रखा हुआ है। स्टेट बैंक भी है, तो पीएसयू भी इसको उन्होंने पॉजिटिव अपने साथ रखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और वेदांता मेटल से बिलोंग करता है, और अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो टॉप 6 होल्डिंग्स हैं जिनके अंदर लगभग 6%, 5%, 7%, 3% ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट है। वो सारे ऐसे सेक्टर से बिलोंग नहीं करते जो अभी पिटे हुए हैं मार्केट में। दूसरे साइड में जब मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इनके पास है। उसके साथ ही इनके पास आईटीसी है और इन्फोसिस है, जो आईटी और एफएमसीजी से बिलोंग करती है। और अभी फिलहाल जो मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, तो हमको क्लैरिटी है रियल एस्टेट लगभग वो सेक्टर 45% गिरा हुआ था, आईटी लगभग 40% गिरा हुआ था, और एफएमसीजी सेक्टर लगभग 30% गिरा हुआ था। तो अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन भी अगर इसके साथ देखें, तो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1 में है। कंज्यूमर साइकिल्स जो है, जो कंज्यूमेबल जो एफएमसीजी से बिलोंग करता है, ये नॉन परफॉर्मिंग है, इसीलिए ये उतना परफॉर्म नहीं किया है। फार्मास्यूटिकल फ्लैट नेगेटिव है। कंज्यूमर डिफेंसिव ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। यूटिलिटी फ्लैट है, और टेक्नोलॉजी नेगेटिव है। तो इसी कारण से अच्छे स्टॉक्स होल्ड करते हुए भी, अच्छे सेक्टर होल्ड करते हुए भी, करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए कंज्यूमर रिलेटेड जो भी एफएमसीजी सेक्टर है वो नेगेटिव जा रहे हैं, हेल्थ केयर भी नेगेटिव है, और टेक्नोलॉजी भी नेगेटिव है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड उतना परफॉर्म नहीं किया है। उसके रिलेटिवली मैं अगर बैंक ऑफ इंडिया का अगर सेक्टर वाइज आपको शो करूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर साइकिल है, बेसिक मटेरियल्स है, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, ये तीनों इनके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कंज्यूमर साइकिल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी नेगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50-50 सिनेरियो, 0 रिटर्न्स बनने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने जबकि माइनिंग एंड मटेरियल्स पे अपना फोकस रखा हुआ है। तो अगर आप इंडेक्स वाइज रिटर्न्स देखें तो एक ही सेक्टर अभी मार्केट में तेजी पकड़ रहा है, वो है मेटल और माइनिंग। इसी कारण से आप अगर स्टॉक में भी देखोगे तो वेदांता में इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है। तो फाइनली आप अगर लास्ट 2 महीनों के अंदर देखोगे, मार्केट जब नेगेटिव गया था तो वेदांत एक स्टॉक है इनमें से बहुत ही तेजी से ऊपर आया था। तो सारे मेटल एंड माइनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है, इसीलिए ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है।
तो यहाँ पर मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म लगभग मिड कैप या स्मॉल कैप से स्टॉक्स फंड्स उठाते हो। जब कभी भी शॉर्ट टर्म एरिया होता है 5-6 साल के लिए आप लार्ज कैप उठाते हो। लेकिन आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पता नहीं है, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट किस सेक्टर को पॉजिटिव लेने वाला है, इतना अगर आइडिया नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी एवरेज रिटर्न ही बना पाओगे। अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन बताऊं, अभी मैं यहाँ पे भर रहा हूँ 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप जैसे सिलेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स का ही रिटर्न मिलेगा, 15% का रिटर्न। तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख और उसमें से आपको रिटर्न मिल रहा है 1,20,00,000 रुपए, जो कि आपके एनालिसिस के हिसाब से आप जनरेट कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे आप लार्ज कैप में आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर नेगेटिव या 2-3% का रिटर्न एक साल में जनरेट किया है, वहां पर हमने 7-8-10% तक रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे हल्का सा एक्सपर्टाइज होने के कारण मैं 2% ज़्यादा गेन करूंगा। मुझको पता चलता है कि कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव आने वाले हैं और कौन कौन से सेक्टर मुझे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, वही पैसा 36 लाख का आप जहाँ पे 1,20,00,000 बना रहे थे, यहाँ पे 1,50,00,000 बन रहा है। तो डिफरेंस सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में आता है तो रिटर्न्स आपके ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होते क्या है। तो सिंपल सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। करेंटली 2023 के बाद से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे डिफ्लेशन में कन्वर्ट हुआ, तो इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो रॉ मटेरियल सस्ते हो जाते हैं, लाइक कोल और जैसे माइनिंग मटेरियल्स, ये दोनों प्राइसेस गिर गए। तो एक तो फ्यूल सस्ता हुआ और माइनिंग मटेरियल्स भी सस्ता था और इकोनॉमी स्लो डाउन था। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिराया गया, आप अगर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट्स अगर नज़र करेंगे तो लगभग 1.5 सालों से इंटरेस्ट रेट 6% के आसपास था, उसको गिराते गिराते 5.25 कर दिए हैं। अभी इकोनॉमी में जब हल्का सा मूवमेंट आया, हल्का सा डिमांड आया, अभी फ्यूल और मटेरियल के प्राइसेस सस्ता होने के कारण सेल्स उतना ही हो रहा है लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा बन रहा है, और इस इफेक्ट को कमोडिटी साइकिल कहते हैं। अगर आपको इस बारे में पता नहीं है कमोडिटी साइकिल कैसे काम करता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स कैसे काम करता है, इकोनॉमी साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल, तो फिर आपको प्रेडिक्शन करने में डिफिकल्टीज आती है। आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन से सेक्टर्स बढ़ने वाले हैं, कौन कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं या किस टाइप की कंपनी को प्रॉफिट्स बनने वाले हैं। तो ऐसे कारण के वजह से लोग ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते अच्छे म्यूचुअल फंड में भी। कोई भी म्यूचुअल फंड बुरा नहीं होता, लेकिन उनके स्टॉक सिलेक्शंस उनके फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उनके सेक्टर एलोकेशन उनके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आपको अगर मेरे जो एनालिसिस है इससे संतुष्टि है और आपको बेंचमार्क रिटर्न से हटके, जो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टिंग द बीट, जनरली म्यूचुअल फंड एडवाइजर जितना बेंचमार्क रिटर्न दिया है उसके ऊपर ही वो रिटर्न्स डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया लार्ज कैप जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स बना रहे हैं, वहीं पे लार्ज कैप 7-8-10% तक पॉजिटिव फंड्स आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर ऐसे ही अच्छे रिटर्न्स आपको बनाने हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, और जितने टाइप के साइकिल्स मार्केट में बनते हैं वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो मेरे साथ तर्क करते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल है, आप 15% के हिसाब से कंपाउंड करते जाओगे। लेकिन मैं कोई भी फंड में 3-4 साल से ज़्यादा पैसा नहीं रखता, मुझे एग्जिट लोड नहीं पड़ता, कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं आता। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे पड़ता है, लेकिन वैसे भी मैं 20 साल के बाद भी अगर मैं रिडम्पशन करूँ तो 12% तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कटेगा ही कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 साल 2 साल के अंदर जैसे ही मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है तो मैं देखता हूँ और कौन से म्यूचुअल फंड है जहाँ पे 15% का रिटर्न बन सकता है सेक्टर में, और मैं वहाँ पे 18 या 20% का रिटर्न बना सकता हूँ। तो उस जगह को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही सिक्योरिटीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शायद बुरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा सेक्टर वाइज ग्रो करता है। क्योंकि 2015 में जो थीम था अभी वो थीम नहीं है। जैसे 2015 के बाद से हमको क्लैरिटी आ गया था कि पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभी 2026 में 10 साल के बाद हमको क्लैरिटी मिल रहा है कि एआई सब कुछ है, और हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद मार्केट का थीम बदल जाए और उसके साथ ही सेक्टर्स के रिटर्न्स बदल जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसे रिटर्न्स चाहिए और आपको मैंने जो बताया कि 15 से अगर 17% का रिटर्न में जो वो गैप अगर अर्न करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने अपने ARN मेंशन किया हुआ है। इस ARN को आप अपने फंड पे यूज करना शुरू करो तो सारे इंफॉर्मेशन मुझे आपका आ जाएगा। जैसे ही मैं कोई फंड चूज करता हूं या सफल करता हूं तो तुरंत ही मैं आपको नोटिफाई करूंगा कि मैंने इस फंड से एग्जिट कर लिया है और आने वाले समय में दूसरे फिलॉसफी में और दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।